11.2 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को रिवाइज करके बताइए कि इसमें क्या बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केवल तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास की टूल्स उपलब्ध होंगी। चलिए इन 5 की टूल्स का नाम बताइए। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केवल तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास 5 की टूल्स उपलब्ध हों। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड, पॉलीमरेज एंजाइम्स। थर्ड, लाइगेजेस। फोर्थ, वेक्टर। तथा फिफ्थ, होस्ट ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेस, वेक्टर्स तथा होस्ट ऑर्गेनिज्म ये की टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केवल तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास 5 की टूल्स उपलब्ध हों। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड, पॉलीमरेज एंजाइम्स। थर्ड, लाइगेजेस। फोर्थ, वेक्टर। तथा फिफ्थ, होस्ट ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेस, वेक्टर्स तथा होस्ट ऑर्गेनिज्म ये की टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केवल तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास 5 की टूल्स उपलब्ध हों। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड, पॉलीमरेज एंजाइम्स। थर्ड, लाइगेजेस। फोर्थ, वेक्टर। तथा फिफ्थ, होस्ट ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेस, वेक्टर्स तथा होस्ट ऑर्गेनिज्म ये की टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। चलिए अब इन टूल्स में कुछ डिटेल्स में समझने और डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। रिवाइज कीजिए 11.2.1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और इसमें जो कुछ भी बताया गया है उससे बताइए। सन 1963 में ऐसे 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया जो इस्चेरिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देते थे। इनमें एक एंजाइम डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है जबकि दूसरा एंजाइम डीएनए को कट करता है। दूसरे वाले एंजाइम यानी कि जो डीएनए को कट करता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहलाता है और पहला जो डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंड सेकेंड कहलाता है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। हिंड सेकेंड को 5 वर्ष बाद आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया। एनसीईआरटी के लाइन से बताइए कि सन 1963 में आइसोलेटेड 2 एंजाइम्स किसमें किसकी ग्रोथ को रोक देते थे। जी हाँ, सन 1963 में ऐसे 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया जो इस्चेरिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देते थे। इन दोनों एंजाइम्स का नाम बताइए। जी हाँ, सन 1963 में ऐसे 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया जो इस्चेरिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देते थे। उनमें पहला का नाम है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज और दूसरा का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज वह एंजाइम है जो डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है, जबकि दूसरा एंजाइम यानी कि
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है। जी हाँ, सन 1963 में दो ऐसे एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया जो इस्चेरिया कोलाई में बैक्टीरियोफेग की ग्रोथ को रोक देते थे। इनमें एक का नाम डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज है और दूसरा का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। जी हाँ, सन 1963 में दो ऐसे एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया जो इस्चेरिया कोलाई में बैक्टीरियोफेग की ग्रोथ को रोक देते थे। इनमें एक का नाम डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज है और दूसरा का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। जी हाँ, डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है, जबकि दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करता है। जी हाँ, डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है, जबकि दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करता है। जी हाँ, डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है, जबकि दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करता है। बताइए, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है और इसका कार्य किस पर डिपेंड करता है? जी हाँ, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। हिंड सेकेंड को 5 वर्ष बाद आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया। जी हाँ, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। हिंड सेकेंड को 5 वर्ष बाद आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया। जी हाँ, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। हिंड सेकेंड को 5 वर्ष बाद आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया। बताइए, हिंड सेकेंड हमेशा डीएनए को किस पॉइंट पर कट करता है? जी हाँ, हिंड सेकेंड हमेशा डीएनए को उस पॉइंट पर कट करता है जहां पर 6 बेसिक पेयर्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हिंड सेकेंड का क्या कहते हैं? जी हाँ, हिंड सेकेंड हमेशा डीएनए को उस पॉइंट पर कट करता है जहां पर 6 बेसिक पेयर्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हिंड सेकेंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। जी हाँ, हिंड सेकेंड हमेशा डीएनए को उस पॉइंट पर कट करता है जहां पर 6 बेसिक पेयर्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हिंड सेकेंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। जी हाँ, हिंड सेकेंड हमेशा डीएनए को उस पॉइंट पर कट करता है जहां पर 6 बेसिक पेयर्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हिंड सेकेंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। हिंड सेकेंड के अतिरिक्त आजकल हम कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जानते हैं और इन्हें कहाँ से आइसोलेट किया गया है, और क्या इनमें से प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग-अलग होता है? जी हाँ, हिंड सेकेंड के अतिरिक्त आजकल हम 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं,
जिन्हें बैक्टीरिया के 230 से अधिक स्ट्रेन्स से आइसोलेट किया गया है, जिनमें से प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग-अलग होता है। जी हाँ, हिंट सेकेंड के अतिरिक्त आजकल हम 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया के 230 से अधिक स्ट्रेन्स से आइसोलेट किया गया है, जिनमें से प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग-अलग होता है। जी हाँ, हिंट सेकेंड के अतिरिक्त आजकल हम 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया के 230 से अधिक स्ट्रेन्स से आइसोलेट किया गया है, जिनमें से प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग-अलग होता है। बताइए इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग कैसे की जाती है? जी हाँ, इन एंजाइम्स की नेमिंग में पहला लेटर जीनस तथा दूसरा व तीसरा लेटर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज से लिया जाता है, जिससे ये आइसोलेट किए जाते हैं। जी हाँ, इन एंजाइम्स की नेमिंग में पहला लेटर जीनस तथा दूसरा व तीसरा लेटर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज से लिया जाता है, जिससे ये आइसोलेट किए जाते हैं। जी हाँ, इन एंजाइम्स की नेमिंग में पहला लेटर जीनस तथा दूसरा व तीसरा लेटर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज से लिया जाता है, जिससे ये आइसोलेट किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, इन एंजाइम्स की नेमिंग में पहला लेटर जीनस तथा दूसरा व तीसरा लेटर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज से लिया जाता है, जिससे ये आइसोलेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्चेरिया कोलाई RY13 से इको R1 में लेटर R को एस्ट्रेन के नाम से ड्राइव किया गया है। नाम में दिए गए रोमन नंबर उस ऑर्डर को दर्शाते हैं जिस ऑर्डर में एंजाइम बैक्टीरिया के एस्ट्रेन से आइसोलेट किए जाते हैं। जी हाँ, एस्चेरिया कोलाई RY13 से इको R1 में लेटर R को एस्ट्रेन के नाम से ड्राइव किया गया है। नाम में दिए गए रोमन नंबर उस ऑर्डर को दर्शाते हैं जिस ऑर्डर में एंजाइम बैक्टीरिया के एस्ट्रेन से आइसोलेट किए जाते हैं। जी हाँ, एस्चेरिया कोलाई RY13 से इको R1 में लेटर R को एस्ट्रेन के नाम से ड्राइव किया गया है। नाम में दिए गए रोमन नंबर उस ऑर्डर को दर्शाते हैं जिस ऑर्डर में एंजाइम बैक्टीरिया के एस्ट्रेन से आइसोलेट किए जाते हैं। बताइए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास में आते हैं? जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लास न्यूक्लियस में आते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम का एक बड़ा क्लास है। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लास न्यूक्लियस में आते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम का एक बड़ा क्लास है। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लास न्यूक्लियस में आते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम का एक बड़ा क्लास है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, सेकेंड एंडोन्यूक्लियस। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, सेकेंड एंडोन्यूक्लियस। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, सेकेंड एंडोन्यूक्लियस। बताइए एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? जी हाँ, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड्स से
न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। जी हाँ, एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के एंड्स से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। जी हाँ, एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के एंड्स से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। बताइए इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है? जी हाँ, इंडोन्यूक्लियेज डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करते हैं। जी हाँ, इंडोन्यूक्लियेज डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करते हैं। जी हाँ, इंडोन्यूक्लियेज डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करते हैं। बताइए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज किसकी इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है? जी हाँ, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। जी हाँ, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। जी हाँ, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। जी हाँ, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। बताइए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कैसे स्पेसिफिक पॉइंट पर काटता है? जी हाँ, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को जब अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को उनकी सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में स्पेसिफिक पॉइंट पर काट देता है। जी हाँ, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को जब अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को उनकी सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में स्पेसिफिक पॉइंट पर काट देता है। जी हाँ, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को जब अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को उनकी सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में स्पेसिफिक पॉइंट पर काट देता है। डीएनए में प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, डीएनए में प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। जी हाँ, डीएनए में प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोम्स किसे कहते हैं? जी हाँ, पैलिंड्रोम्स लेटर के ग्रुप्स होते हैं जिन्हें आगे तथा पीछे दोनों ओर पढ़ने पर एक ही वर्ड बनता है। जैसे MALYALAM यानी कि मलयालम। इस वर्ड को आगे से तथा पीछे दोनों से पढ़ने पर एक ही वर्ड बनता है। वर्ड पैलिंड्रोम तथा डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर होता है। बताइए क्या अंतर होता है?
जी हाँ, वर्ड पैलिंड्रोम तथा डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर होता है। डीएनए में पैलिंड्रोम बेस पेयर्स का सीक्वेंस है। यदि रीडिंग की ओरिएंटेशन को सेम रखा जाए तो यह पैलिंड्रोम दोनों स्ट्रैंड पर समान रूप से पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए नीचे दिए गए सीक्वेंस को 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ने पर दोनों स्ट्रैंड में एक जैसा पढ़ा जाएगा। यदि इसे 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ा जाए तब भी यह समान होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम में गैटक यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर GAATTC और 5 प्राइम से 3 प्राइम में भी GAATTC। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को कहाँ काटता है? जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो सेम बेसिस के बीच के हिस्से को काटते हैं। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो सेम बेसिस के बीच के हिस्से को काटते हैं, जिसके फलस्वरूप एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशंस रह जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं। बताइए स्टिकी एंड्स किसको कहते हैं? जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो बेसेस के बीच के हिस्से को काटते हैं, जिसके फलस्वरूप एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस रह जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिन्हें स्टिकी यानी कि चिपचिपा एंड्स कहते हैं। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो बेसेस के बीच के हिस्से को काटते हैं, जिसके फलस्वरूप एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस रह जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिन्हें स्टिकी यानी कि चिपचिपा एंड्स कहते हैं। बताइए स्टिकी एंड्स को स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं? जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो सेम बेसिस के बीच के हिस्से को काटते हैं, जिसके फलस्वरूप एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस रह जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं। इनको स्टिकी एंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो सेम बेसिस के बीच के हिस्से को काटते हैं, जिसके फलस्वरूप एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस रह जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं। इनको स्टिकी एंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। स्टिकी एंड किसके साथ हाइड्रोजन बनाते हैं? जी हाँ, स्टिकी एंड्स अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। जी हाँ, स्टिकी एंड्स अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं।
एंड्स की यह स्टिकनेस किस एंजाइम के कार्य में सहायता प्रदान करती है? जी हाँ, एंड्स की यह स्टिकनेस डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम के कार्य में सहायता प्रदान करती है। जी हाँ, एंड्स की यह स्टिकनेस डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम के कार्य में सहायता प्रदान करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज का यूज किया जाता है। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज का यूज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जी हाँ, डिफरेंट सोर्सेज या जीनोम्स से प्राप्त डीएनए से मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जी हाँ, डिफरेंट सोर्सेज या जीनोम्स से प्राप्त डीएनए से मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बताइए क्या सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा कट करने पर प्राप्त होने वाला डीएनए फ्रेगमेंट्स में स्टिकी इंड्स एक जैसा होता है जिन्हें डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में इंड टू इंड जोड़ा जा सकता है? जी हाँ, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा कट करने पर प्राप्त होने वाला डीएनए फ्रेगमेंट्स में स्टिकी इंड्स एक जैसा होता है जिन्हें डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में इंड टू इंड जोड़ा जा सकता है। जी हाँ, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा कट करने पर प्राप्त होने वाला डीएनए फ्रेगमेंट्स में स्टिकी इंड्स एक जैसा होता है जिन्हें डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में इंड टू इंड जोड़ा जा सकता है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि नॉर्मली जब तक वेक्टर तथा सोर्स डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं हो सकता। समझ में आया है कि नहीं? जी हाँ, अब आपको समझ आ चुका होगा कि नॉर्मली जब तक वेक्टर तथा सोर्स डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं हो सकता। जी हाँ, अब आपको समझ आ चुका होगा कि नॉर्मली जब तक वेक्टर तथा सोर्स डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं हो सकता। चलिए फिगर 11.1 को कम से कम 30 बार बनाइए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। यानी कि स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इको R1। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या इस एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले फिगर में एंजाइम कट्स करता है बोथ डीएनए स्ट्रैंड को एट द सेम साइट? जी हाँ, इस एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एंजाइम कट्स करता है बोथ डीएनए स्ट्रैंड को एट द सेम साइट। क्या आपको वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड दिख रहा है और इस पर एक्शन ऑफ इको R1? क्या इको R1 कट्स करता है दी डीएनए को बिटवीन बेसिस G एंड A ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAA TTC is present in the DNA?
जी हाँ, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले फिगर में इको R1 कट्स करता है डीएनए को बिटवीन बेसिस G and A only when the sequence GAA TTC is present in the DNA। बताइए कि आपके माइंड में इको R1 का नेक्स्ट स्टेप आ रहा है विद स्टिकी एंड्स और नेक्स्ट स्टेप डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन एट sticky ends forming hydrogen bond with their complementary cut counterparts with action of DNA ligase जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। फिगर 11.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कम से कम 10 बार बनाइए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है बाबू यह। बताइए कि आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले फिगर में फॉरेन डीएनए दिख रही है। Same restriction enzyme cutting both foreign DNA and vector DNA at a specific point। Vector DNA that is plasmid key। Ligases join foreign DNA to plasmid key। ट्रांसफॉर्मेशन की। एस्चेरिया कोलाई की। एस्चेरिया कोलाई के बाद डिवाइडेड सेल्स की। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को रिवाइज करके बताइए इसमें क्या क्या बताया गया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस द्वारा डीएनए को कट करने पर डीएनए फ्रेगमेंट्स में बदल जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को किस टेक्निक के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस द्वारा डीएनए को कट करने पर डीएनए फ्रेगमेंट्स में बदल जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक टेक्निक के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस द्वारा डीएनए को कट करने पर डीएनए फ्रेगमेंट्स में बदल जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक टेक्निक के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। बताइए डीएनए फ्रेगमेंट्स किस चार्ज का मॉलिक्यूल्स होता है। जी हाँ, डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। बताइए डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम या मैट्रिक्स द्वारा एनोड की ओर फोर्सिबली भेजकर सेपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, चूंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम या मैट्रिक्स द्वारा एनोड की ओर फोर्सिबली भेजकर सेपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, चूंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम या मैट्रिक्स द्वारा एनोड की ओर फोर्सिबली भेजकर सेपरेट कर सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला मैट्रिक्स कौन है और यह कहाँ से प्राप्त होता है। जी हाँ, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला मैट्रिक्स एगैरोस है जो
सीवेड्स से प्राप्त होने वाला एक नेचुरल पॉलीमर होता है। जी हाँ, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला मैट्रिक्स एगैरोस है, जो सीवेड्स से प्राप्त होने वाला एक नेचुरल पॉलीमर होता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को किस इफेक्ट द्वारा उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं? जी हाँ, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीविंग इफेक्ट द्वारा उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं। जी हाँ, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीविंग इफेक्ट द्वारा उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं। सीविंग इफेक्ट कौन प्रदान करता है? जी हाँ, सीविंग इफेक्ट एगोरोस जेल प्रदान करता है। जी हाँ, सीविंग इफेक्ट एगोरोस जेल प्रदान करता है। जी हाँ, सीविंग इफेक्ट एगोरोस जेल प्रदान करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स अधिक दूरी तक क्यों मूव कर जाते हैं? जी हाँ, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीविंग इफेक्ट्स द्वारा उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं। सीविंग इफेक्ट एगोरोस जेल प्रदान करता है, अतः छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स अधिक दूरी तक मूव कर जाते हैं। जी हाँ, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीविंग इफेक्ट्स द्वारा उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं। सीविंग इफेक्ट एगोरोस जेल प्रदान करता है, अतः छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स अधिक दूरी तक मूव कर जाते हैं। फिगर 11.3 को देखें और गेस करें कि जेल के किस एंड पर सैंपल लोड किया गया था। बताइए, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को कब विजुअलाइज्ड किया जा सकता है? जी हाँ, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को तभी विजुअलाइज्ड किया जा सकता है जब इस डीएनए को इथिडियम बोरोमाइड नामक कंपाउंड से स्टेन करने के बाद उस पर यूवी रेडिएशन डाली जाए। जी हाँ, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को तभी विजुअलाइज्ड किया जा सकता है जब इस डीएनए को इथिडियम बोरोमाइड नामक कंपाउंड से स्टेन करने के बाद उस पर यूवी रेडिएशन डाली जाए। जी हाँ, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को तभी विजुअलाइज्ड किया जा सकता है जब इस डीएनए को इथिडियम बोरोमाइड नामक कंपाउंड से स्टेन करने के बाद उस पर यूवी रेडिएशन डाली जाए। क्या आप प्योर डीएनए को बिना स्टेन किए विजिबल लाइट में देख सकते हैं? जी हाँ, आप प्योर डीएनए को बिना स्टेन किए विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, आप प्योर डीएनए को बिना स्टेन किए विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, आप प्योर डीएनए को बिना स्टेन किए विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हैं। इसके द्वारा स्टेन्ड जेल पर यूवी लाइट डालने पर आप ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स देख सकते हैं। जी हाँ, इथीरियम बोरोमाइड द्वारा स्टेन्ड जेल पर यूवी लाइट डालने पर आप ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स को देख सकते हैं। जी हाँ, इथीरियम बोरोमाइड द्वारा स्टेन्ड जेल पर यूवी लाइट डालने पर आप ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स को देख सकते हैं। जी हाँ, इथीरियम बोरोमाइड द्वारा स्टेन्ड जेल पर यूवी लाइट डालने पर आप ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स को देख सकते हैं।
इल्यूशन किसको कहते हैं? जी हाँ, डीएनए के सेपरेटेड बंड्स को एगरोज जेल से कट करके निकालना तथा जेल पीस से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना इल्यूशन कहलाता है। जी हाँ, डीएनए के सेपरेटेड बंड्स को एगरोज जेल से कट करके निकालना तथा जेल पीस से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना इल्यूशन कहलाता है। जी हाँ, डीएनए के सेपरेटेड बंड्स को एगरोज जेल से कट करके निकालना तथा जेल पीस से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना इल्यूशन कहलाता है। इस तरह से प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोनिंग वैक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में यूज किया जाता है। फिगर 11.3 ए टिपिकल एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस showing a migration of undigested len 1 and a digested set of DNA fragments len 2 to 4 के फिगर को बनाइए कम से कम 20 से 30 बार। वेल्स की लेबलिंग दिख रही है क्या आपको इसमें? लार्जेस्ट डीएनए बैंड्स और स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड्स की